नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जुलाई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 8th पे कमीशन अपडेट। फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी। जानिए कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर। हरियाणा अश्लील कंटेंट पर अब महापंचायत। महम 24 चबूतरे पर हरियाणवी बॉलीवुड एक्टर जुटेंगे। आरती राव बनी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष। पंचकुला में हुआ गवर्निंग बॉडी का चुनाव। हरियाणा में IIT के लिए हिसार पहली पसंद। सिरसा कुरुक्षेत्र करनाल का भी दावा। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। CBSE 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की डेटशीट जारी। जल्द जारी किया जाएगा एडमिट कार्ड। भिवानी में JJP युवा प्रदेश अध्यक्ष बोले, पूरा विपक्ष हो एकजुट। अब हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और फिनटेक। सावधान किसान, पराली जलाई तो तुरंत पहुंचेगा अलर्ट। हरियाणा सरकार ने बुना ये डिजिटल जाल। अमेरिका से 18,000 भारतीय डिपोर्ट होंगे। अपील, दलील या फिर वकील करने का मौका नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च आज। दिल्ली पुलिस बोली परमिशन नहीं ली। जंतर मंतर पर 3 लेयर बैरिकेटिंग की। दिल्ली हाईकोर्ट बोला वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। रोहित शर्मा के शतक के बावजूद हारा भारत। तीसरे वनडे में इंग्लैंड 27 रन से जीता। सीरीज 2-1 से अपने नाम की। और संसद का मानसून सत्र आज से। पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामे के आसार। राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से अब राहत मिलने का समय आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की पूरी संभावना है। आज से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। आज प्रदेश के उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी के अधिकांश मध्य और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा में मानसून 20 जुलाई को पूरी तरह सक्रिय दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच मानसून पूरे पीक पर रहेगा। 20 और 21 जुलाई को उत्तरी और पूर्वी हरियाणा के जिलों यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं 22 जुलाई को भी उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 23 जुलाई को बारिश की तीव्रता थोड़ी कम होती दिखाई देगी, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में भी अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में संशोधन की सिफारिशें देने से पहले चर्चा की प्रक्रिया तेज कर दी है। एम्प्लॉइज की नजरें वेतन आयोग की सिफारिशों पर लगी है। इस बार आयोग वेतन में संशोधन, अलाउंसेज, सैलरी स्ट्रक्चर सहित कई मसलों के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने जा रहा है। इसका फायदा 1 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा। इनमें केंद्र सरकार के तकरीबन 50 लाख एम्प्लॉइज और 65 लाख पेंशनर शामिल हैं। 8वां वेतन आयोग अब तक रीजनल और केंद्रीय एम्प्लॉइज यूनियंस और दूसरे पक्षों के साथ 9 दौर बैठकें पूरी कर चुका है। इस महीने की 9 और 10 तारीख को उसने कोलकाता में बैठक की। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि आयोग की सिफारिशें अगले साल जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। उसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार करने के बाद उन्हें लागू करने के बारे में अंतिम फैसला लेगी। एम्प्लॉइज की सबसे अधिक नजरें फिटमेंट फैक्टर पर रहेंगी। एम्प्लॉइज के प्रतिनिधि और यूनियंस 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज का मिनिमम बेसिक पे बढ़कर प्रति माह 69,000 रुपए हो जाएगा। अभी ये 18,000 रुपए है। हालांकि जानकारों का कहना है कि क्रूड की कीमतों में उछाल से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर 1.82 से 2.57 के बीच रह सकता है। रोहतक में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चयनित गांव में 3 बार ड्रामा हो चुका है। पहले प्रशासन ने टी लगाई, फिर टी को उखाड़ा और अब फिर टी लगा रहे हैं। CM मना करते हैं, मनोहर लाल खट्टर हाँ भर रहे हैं। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा में कौन सरकार चला रहा है, किसकी चलती है नहीं पता। जब मनोहर लाल खट्टर CM थे तो विधानसभा में मैंने सवाल पूछा, मनोहर लाल जवाब देने के लिए उठे। उसी समय रामविलास शर्मा उठ गए, ओम प्रकाश धनखड़ खड़े हो गए और पीछे से अनिल विज खड़े हो गए। हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल
खट्टर ने अनिल विज से कहा कि बैठ जाओ। अनिल विज ने मनोहर लाल को कहा कि आप बैठ जाओ। मैंने कहा कि क्या ड्रामा हो रखा है, कौन सरकार चला रहा है, कौन राज कर रहा है, सवाल का जवाब कौन देगा यह भी नहीं पता। हुड्डा ने कहा कि सोनम वांगचुक को कल जबरन तरीके से उठाकर ले गए थे, वो किसके लिए बैठा है? सोनम वांगचुक तो सिस्टम बदलने की मांग को लेकर बैठा है। उसकी पत्नी ने कहा कि अस्पताल बदलो, वो नहीं बदला। देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, तब किसी ने गांधी को नहीं उठाया। आज प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा दी है, बैठकर समाधान निकालने की बजाय आवाज कुचल रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पेपरों का ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि नैतिकता के आधार पर उन्हें देना चाहिए था। आज सारा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हरियाणा के बच्चों को क्लास ए में नौकरी नहीं मिल पा रही है, जबकि यूपीएससी व नीट में टॉप करते हैं। हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा देश भर में सबसे असुरक्षित प्रदेश बना हुआ है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने रविवार को भिवानी के देवीलाल सदन में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा को हराने के लिए पूरे देश में विपक्ष को एकजुट होने की अपील की। साथ ही सीएम पर चुटकी ली और पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि देश में भाजपा को हराना है तो पूरे विपक्ष को अपने स्वार्थ छोड़कर एक बैनर के नीचे आना होगा। वहीं भाजपा के 2047 तक सत्ता में रहने के दावे पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आपातकाल के समय कांग्रेस भी यही कहती थी, तब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भाजपा की जड़ें भी कमजोर हैं, ये अहंकारी लोग हैं, इनकी बुनियाद भी कमजोर है। जींद से पीएम मोदी की सौगात व दांव पर दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि मैं भी हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना चाहता था, पर उसे तो डीजल इंजन से खींचकर दिल्ली ले गए। वहीं मोदी ने जींद जिला के त्योर बदलने के वादे पर कहा कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र को पूरा करने के लिए जींद में कांग्रेस ने साथ दिया। यहाँ कांग्रेस ने अपने ही नेताओं को हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। हरियाणा में सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता और गन कल्चर के खिलाफ धर्मेंद्र हुड्डा की मुहिम को अब खाप पंचायतों का समर्थन मिला है। महम 24 सरुखाप ने 25 जुलाई को उत्तर भारत के महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें विभिन्न खाप पंचायतों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होकर आगे की रणनीति तय करेंगे। सरुखाप के प्रधान तुलसी ग्रेवाल ने घोषणा की है कि 25 जुलाई को सुबह 10 बजे महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर महापंचायत होने जा रही है। इसमें हरियाणवी व बॉलीवुड कलाकारों को भी बुलाया जाएगा। पूरे अभियान की शुरुआत जाट आंदोलन दंगों के भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा की ओर से की गई है। हुड्डा ने वीडियो जारी कर कहा था कि सपना चौधरी, अनु बाल्यान और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया रेवाड़ी जैसी हरियाणवी कलाकारों के कारण हमारी लड़कियां बिगड़ रही हैं। हालांकि सपना ने भी पोस्ट कर हुड्डा को अपने अंदाज में जवाब दिया था। इसके बाद हुड्डा ने तुलसी ग्रेवाल से फोन पर बात कर महापंचायत करने की अपील की। कॉल के बाद तुलसी ग्रेवाल ने कहा कि पंचायत में सभी निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जाएंगे और समाज में फैल रही सभी बुराइयों के खिलाफ आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसका उद्देश्य हरियाणवी संस्कृति को प्रभावित कर रहे गन और गंदा कल्चर समेत सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होना है। उन्होंने बताया कि महम 24 सरुखाप का ऐतिहासिक चबूतरा बिना कुर्सियों के करीब 12,000 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है। धर्मेंद्र ने कहा कि असली गलती गांव के उन प्रधानों और ठेकेदारों की है जो गले में मोटी मोटी सोने की चैन पहनकर घूमते हैं। ये लोग गाँव में बड़े बड़े स्टेज लगवाकर डांसरों को बुलाते हैं। नाचने वालों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, जो बुलाएगा वे वहीं चली जाएंगी। अगर गाँव के प्रधान और लोग ऐसे कार्यक्रम देखना बंद कर दें तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होगी। करनाल जिले में कुंजपुरा स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में सामने आए करोड़ों रुपए के गेहूं घोटाले में अब आरोप प्रत्यारोप के बीच नया खुलासा हुआ है। मामले में पहले से घिरे पूर्व इंस्पेक्टर अशोक शर्मा ने वीडियो में खुलासा किया है तथा खुद को निर्दोष बताते हुए विभागीय अधिकारियों और मौजूदा कस्टोडियन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच में लगातार बढ़ती हुई गेहूं बैगों की संख्या और कार्रवाई में देरी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जिससे पूरे प्रकरण की निष्पक्षता पर भी बहस तेज हो गई है। अशोक शर्मा ने अपने वीडियो में कहा कि शुरुआत में उन पर करीब 5,000 गेहूं के बैग गायब करने का आरोप लगाया गया था, जबकि उस समय गोदाम की जिम्मेदारी उनके पास भी नहीं थी। इसके बाद विजिलेंस जांच में यह संख्या बढ़कर करीब 9500 बैग पहुंच गई और विभागीय जांच में 9951 बैग कम पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार आंकड़े बढ़ते गए, लेकिन जिम्मेदारी तय करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई और अब पूरे मामले का ठिकाना उनके सिर फोड़ा जा रहा है। वीडियो में शर्मा ने तत्कालीन FSO एवं कस्टोडियन मुकेश गुप्ता पर करीब 3 करोड़ रुपए का गेहूं बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत के कारण कार्रवाई भी दबा दी गई है। अशोक शर्मा ने सरकार से मुकेश गुप्ता की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास केवल एक मकान है, जिसे उन्होंने वर्ष 2012 में बैंक लोन लेकर खरीदा था, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश गुप्ता के पास सेक्टर 8 में 2 मंजिला कोठी, विभिन्न सेक्टरों में कई प्लाट और अन्य संपत्तियां भी हैं, जिनमें से अधिकतर परिजनों के नाम पर खरीदी गई हैं।
हरियाणा में एक नए और स्वतंत्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की स्थापना को लेकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 300 से 500 एकड़ जमीन की तलाश शुरू करते ही प्रदेश के दिग्गज लॉबिंग में जुट गए हैं। हर कोई चाहता है कि यह प्रतिष्ठित संस्थान उनके संसदीय क्षेत्र या फिर गृह जिले में आए। चूंकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं, इसलिए राज्य के नेता दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। फिलहाल इस रेस में 5 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें हिसार सबसे आगे चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि हिसार में गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म यानी जीएलएफ सहित हजारों एकड़ सरकारी जमीन पड़ी है। इससे सरकार को किसी निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा, जिससे न तो कोई किसान परिवार प्रभावित होगा और न ही सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह 100 साल की भविष्य की विस्तार योजनाओं के लिए पर्याप्त है। वहीं इलाहाबाद विधानसभा के मीठी सुरेरा गाँव का नाम इस समय सबसे ऊपर चल रहा है। सिरसा जिला प्रशासन ने यहाँ 300 एकड़ से अधिक जमीन चिन्हित करने के निर्देश दे दिए हैं। पंजाब और राजस्थान की सीमाओं के नजदीक होने के कारण 3 राज्यों के छात्रों के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। मगर सबसे बड़ी अड़चन कनेक्टिविटी की है। इलाहाबाद कनेक्टिविटी के मामले में आज भी कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। सांसद धर्मवीर सिंह और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी इसके लिए पुरजोर लॉबिंग कर रहे हैं। भिवानी के चांदवास, महेंद्रगढ़ के पाली और खुडाना गांव की पंचायतों ने आईआईटी के लिए अपनी जमीन देने का प्रस्ताव भी सरकार को भेज दिया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकार की इस कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं जिसमें उनकी रजामंदी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है। दरअसल सोनम की पत्नी गीतांजलि ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने की मांग की थी। मामले में सुनवाई अब 24 जुलाई को होगी। दिल्ली पुलिस शनिवार सुबह वांगचुक को जंतर मंत्र से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। अस्पताल में भी वांगचुक की भूख हड़ताल जारी है। बता दें कि सीजेपी और वांगचुक 28 जून से नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक जैसे आधुनिक विषय भी शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा बैठक में शिक्षा सुधारों को तेजी से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार पहले चरण में 306 अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। राज्य में डिजिटल शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है। करीब 99% सरकारी स्कूल स्मार्ट कक्षाओं से, ICT लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्टेम सुविधाओं से लैस है। सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी व माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तक व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करना है। हरियाणा में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और किसानों तक कृषि विभाग की सलाह सीधे पहुंचाने के लिए सरकार ने डिजिटल नेटवर्क तैयार करने का बड़ा फैसला लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य के सभी जिला उप कृषि निदेशकों यानी DDA को निर्देश जारी कर राज्य, जिला, ब्लॉक और नोडल स्तर पर व्हाट्सएप समूह गठित करने को कहा है। विभाग का उद्देश्य किसानों तक पराली प्रबंधन, कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी तेजी से पहुंचाकर खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को न्यूनतम करना है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर एक समूह बनाया जाएगा जिसमें सभी जिला उप कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियंता व मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश में पराली प्रबंधन के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और किसान स्तर तक स्थायी व्हाट्सएप समूह बनाए जाएंगे। जिला समूह में कृषि विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और केवी के वैज्ञानिक शामिल होंगे, जबकि प्रत्येक नोडल अधिकारी 100 किसानों का समूह बनाएगा। किसानों को तकनीक, योजनाएं और प्रचार सामग्री भी भेजी जाएगी। वह समूह का कोई भी सदस्य पराली न जलाए, जिसकी जिम्मेदारी भी नोडल अधिकारी की रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गए। बाढ़ व लैंडस्लाइड के कारण अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं पुंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। वहीं किश्तवाड़ के शुरनू इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसमें तकरीबन 200 से 250 गाड़ियां बह गई है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि बादल फटने का मतलब यह नहीं है कि बादल सचमुच फट जाता है। यह एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें बहुत छोटे इलाके में बहुत कम समय में बेहद तेज बारिश होती है। उत्तराखंड में शनिवार को लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा के रूट पर घोड़े, खच्चरों की सेवाएं भी रोक दी गई और कैलाश मानसरोवर यात्रियों का एक जत्था भी रुक गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले और पीर पंजाल क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश व बादल फटने की घटनाओं के बाद मनावर नदी उफान पर है, तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। प्रयागराज में जलस्तर बढ़ने से उफान पर बहती गंगा नदी ने सभी घाटों को डुबो दिया है। गुवाहाटी में लगातार बारिश के
कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाट और नदी के किनारे बने निर्माण डूबने लगे हैं। साथ ही राजस्थान में मानसून का असर एक बार फिर से दिखाई दे सकता है। पहले पूर्वी, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। आज यानी 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, बिहार, असम, मेघालय और सिक्किम, बंगाल में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में भारी बारिश हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन का बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है। अमेरिका में 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड यानी बिना दस्तावेज भारतीय निशाने पर आ गए हैं। इस बार भी ट्रंप प्रशासन डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल की तैयारी में है, जो कि उनकी सख्त इमिग्रेशन नीति की सबसे चर्चित तस्वीर बन चुका है। अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों को न अपील, न दलील और न ही वकील करने का मौका मिलेगा। ट्रंप की ICE यानी इमिग्रेशन, कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट की टीमें लगातार छापे मार रही हैं। अमेरिका के 4 शहरों न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी से ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि डिपोर्टेशन अभियान ने बिना दस्तावेज वाले भारतीयों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। डिटेंशन सेंटर में बंद लोगों के साथ दुर्व्यवहार की कहानियां भी सामने आई हैं। ट्रंप प्रशासन ने डिपोर्ट किए जाने वाले प्रवासियों को रखने के लिए एल पासो में 1 और कैलिफोर्निया में 2 वेयर हाउस खरीदे हैं। इन पर तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन्हें डिटेंशन सेंटर में बदलकर यहाँ तकरीबन 12,000 प्रवासियों को रखा जा रहा है। साल 2025 में भी अमेरिका ने 3,567 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया था। ये जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय ने जून 2026 में दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। EPFO ने अब अपनी आधिकारिक वेबसाइट से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN एक्टिवेशन और नया UAN जनरेट करने की सुविधा को बंद कर दिया है। अब इन दोनों सर्विसेज को उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के साथ सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। EPFO के मुताबिक डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के बाद ऑनलाइन सर्विसेज को फास्ट और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025-26 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। यह लगातार तीसरा मौका है जब सब्सक्राइबर्स को 8.25% की दर से ब्याज मिल रहा है। EPFO के नियमों के अनुसार सब्सक्राइबर्स को अपने EPF अकाउंट में हर महीने कम से कम 25% का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नौकरी के दौरान आंशिक रूप से पैसा निकालना चाहते हैं तो अपने कुल फंड का अधिकतम 75% हिस्सा ही निकाल पाएंगे। फुल सेटलमेंट केवल नौकरी छोड़ने की स्थिति में ही मंजूर किया जाता है। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। टीम ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 के चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फेरेन टोरेस ने गोल किया। इसी के साथ स्पेन ने साल 2010 के बाद दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। तब टीम ने नीदरलैंड को 1-0 से हराया था। मुकाबले के निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी। पहले हाफ में स्पेन के लामिन यमाल और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को गोल करने के मौके भी मिले, लेकिन दोनों उन्हें भुना नहीं सके। पूरे मैच में स्पेन ने लगातार अटैकिंग खेल दिखाया, जबकि अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव कर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। वहीं मैच के आखिरी मिनट में अर्जेंटीना को फ्री किक मिला। हालांकि स्पेनिश डिफेंस ने कोई मौका नहीं दिया। रेफरी की अंतिम सीटी बजी और स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो रहे इस सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष सोनम वांगचुक के अनशन, नीट यूजी पेपर लीक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, महंगाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार इस सत्र में 7 विधेयक भी पेश करेगी। लोकसभा में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान और राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इस बार मानसून सत्र में TMC के बागी सांसदों की नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया भी पहली बार संसद में नजर आएगी। वहीं TMC छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नए सांसद राज्यसभा में शपथ लेंगे। सत्र शुरू होने से पहले PM मोदी संसद भवन के हंस द्वार पर मीडिया को भी संबोधित करेंगे। 18वीं लोकसभा का 9वां संसदीय सत्र 20 जुलाई यानी आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 19 बैठकें प्रस्तावित हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।